कोई भी मुख्यमंत्री पंप ऑपरेटर की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर पंडाल में नहीं बंटवाया। मुस्लिम सारे सपा की तरफ चले गए हैं। वोट तो चाहिए था अखिलेश जी को, मगर उसके साथ उनको चेहरा नहीं चाहिए था। जाकर अखिलेश जी से दर्द पूछिए, नेता प्रतिपक्ष होने में और मुख्यमंत्री होने में क्या फर्क है। सरकार नौकरी नहीं दे रही हो और सबसे ज्यादा नाराजगी मुख्यमंत्री से कि अगर वो रोजगार नहीं दे रहे हैं तभी तो अनाज दे रहे हैं। वो उस तरीके से योगी जी की कार्यशैली है कि छोटी सी छोटी चीज को एकदम एम्पलीफाई करके उसको एक इवेंट में बना देना। जो बीजेपी है और मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सीधे तौर पे दलितों का नुकसान चाहते हैं। सीधा सीधा उनकी तरक्की से ही बीजेपी को असली जलन है। किसी दलित बच्ची या महिला के साथ रेप हुआ है, रेप करके उसकी हत्या कर दी, कुछ मुआवजा दे देना, जमीन का पट्टा दे देना, बस यहीं तक के दलितों को समझा गया। इस वजह से हम लोग मैदान में आए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, जब जब दलितों पर अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ अपराध हुए, तब तब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। इन्हीं राजनीतिक पार्टियों में से एक थी आजाद समाज पार्टी। विधानसभा चुनाव में मनमाने नतीजे न पाने के बाद से उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी गायब नजर आई। उनकी सक्रियता कब नजर आई? नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में, जिसमें हम करते हैं तीखे सवाल। और आज तमाम तीखे सवालों के साथ हम पेश हैं और आज हम जानेंगे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सौरभ किशोर से कि आखिर विधानसभा चुनाव के बाद से आजाद समाज पार्टी है तो है कहाँ सक्रिय है, उसकी सक्रियता कितनी है और 2024 को लेकर उनकी तैयारियां क्या है। तो हमारे साथ तमाम सवालों को मुखरता से जवाब देने के लिए मौजूद है प्रदेश संगठन मंत्री सौरभ किशोर जी। सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल, चुनावी समय है और 2024 के जो चुनाव हैं उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आजाद समाज पार्टी? भीम आर्मी से निकला हुआ एक दल जिसको आजाद समाज पार्टी काशीराम साहब का नाम दिया गया है, वो लगातार 24 घंटे, आज भी मैं यहाँ पे महमूदाबाद में मेरा कार्यक्रम था, इसको छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। हम लोग लगातार 365 डेज 24 घंटे लोगों के बीच में हैं। तो हमें कुछ अलग से नहीं करना है कि हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कि हमें कोई 7 दिन का समय निकालना है, 1 हफ्ते महीने में, या 50 दिन का प्रोग्राम बनाना है, या 50 दिन की यात्रा निकालनी है। हम लोग 365 दिन लोगों के बीच में ही हैं। और लोग धीरे धीरे ये भूल चुके हैं, इतना ओवरडोज हुआ है पॉलिटिक्स का या हेट पॉलिटिक्स का, कि लोग भूल गए हैं कि नेताओं का काम क्या है। और जो आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति है वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे बाय चॉइस नहीं आए हैं राजनीति में, ना वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना वो बाय चॉइस आए राजनीति में, और ना मैं आया बाय चॉइस राजनीति में, और ना हमारी पार्टी में और लोग हैं। हम लोग सब युवा लोग हैं, ये बाय कंपल्शन है। क्यों हुआ कंपल्शन? कंपल्शन इसलिए कि इतना ज़्यादा अत्याचार जब देखा, आपने अभी नाम लिया दलितों की आबादी का, शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं, बाबा साहब ने संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा है, तो उनकी उत्तर प्रदेश में आबादी कही जाती है कि 21% है, कही जाती है, मगर लगभग 25% है। मतलब हर 100 में 25 आदमी शेड्यूल कास्ट का है। और राजनीतिक रोटियां सब सेकते हैं, उसको मिलता क्या है? यही जब धीरे धीरे बिल्डअप हुआ हम लोग के अंदर, मान्यवर काशीराम साहब ने जो एक राजनीतिक चेतना का पूरा दौर चलाया था बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, फिर जब वो अपने पद से हट गई, अगर वो पद पे बनी रहती तो हम लोग को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमको भी आराम किसको नहीं पसंद है, एक आराम तलब ज़िंदगी, मगर हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता इसीलिए अख्तियार किया कि चाहे लखीमपुर की घटना हो आज के वर्तमान में, चाहे औरैया की हो, झांसी की हुई है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हो सकता है 10 मिनट में आपको कोई और खबर भी मिल जाए, किसी दलित बच्ची या महिला के साथ रेप हुआ है, रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है जी। तो ये सिर्फ एक हेडलाइन बन करके अब रह गया है। कुछ मुआवजा दे देना, ज़मीन का पट्टा दे देना, बस यहीं तक के दलितों को समझा गया। इस वजह से हम लोग मैदान में आए हैं और हम लोग 10 गुना ज़्यादा काम दूसरों से करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास संसाधन की कमी है, नए हैं, इस वजह से दिखते नहीं हैं, मगर ज़मीन पे अगर कान लगाइए तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा
कोई नहीं दिखता है जमीन ये पर। तो आपने भी कह दिया कि दिखते नहीं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद आपके मनमाने नतीजे नहीं आए और इस वजह से आप गायब हो गए हैं। तो गायब हो गए हैं या इसके पीछे कोई और रणनीति है क्या, मतलब और ज्यादा मैन पावर के साथ आप आगे आने वाले हैं? गायब होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमने आपसे कहा कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और राजनीतिक संगठन के रूप में आजाद समाज पार्टी है। हम लोग तो लगातार बीच में हैं। हमारे नेता अभी, लेकिन सक्रियता हमारे नेता अभी उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं जी। 15 अक्टूबर के बाद से 18 मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि लेकिन अगर आप मीडिया के ऊपर बात लेकर आ रहे हैं तो आपकी सक्रियता कहाँ दिख रही है? अगर आप इतने ज्यादा सक्रिय तो क्यों मीडिया की नजर नहीं जा रही आप पे? मीडिया नजर डाले तो आप अपना करेस्पॉन्डेंट अभी महमूदाबाद भेजिए, हम बताते हैं जगह है वहाँ पे। आज वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है, वहाँ पे हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक जी को बुलाया गया है, हमको बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट। हम यहाँ पर आ गए तो वो वहाँ पर चले गए। तो हम लोग जाइए तभी तो दिखेंगे, हम लोग हैं लगातार। और कल का भी प्रोग्राम हम बता दे रहे कहाँ कहाँ है। जहाँ पे भी आप पूछे किस जिले का, आप पूछिए हमसे, हम आपको 15 मिनट में प्रोग्राम बता देंगे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से पहले कह रहे थे कि बसपा के जो कोर वोट बैंक है उस पर आजाद समाज पार्टी का हक है, जो न्याय बसपा नहीं दिला पाई वो हम दिलाएंगे, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सिर्फ कोर वोट पे नहीं, जो भी गरीब है, मजलूम है, जिसको हम लोग माननीय काशीराम साहब ने तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रेरित होकर बहुजन का नाम दिया जी। जो समाज में 85% है, 85% इन टोटल, तो उसकी राजनीति हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ बसपा वाला कोर, ये तो एक अखबारी लैंग्वेज है। हम लोगों के साथ सब लोग हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी बहुत तादाद में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग सबकी राजनीति कर रहे हैं। और रही बात किसी भी दल की, जिस दल का भी आप नाम लें, अगर वो जमीन पर सक्रिय नहीं रहेगा तो वो लुप्त होता जा रहा है। वही दिख रहा है ना लगातार, और नजर नहीं है, वो है ही हमारा। आप अभी 2024 के चुनाव में आप देखिएगा इम्पैक्ट, और जाकर अखिलेश जी से दर्द पूछिए, नेता प्रतिपक्ष बैठे तो आपको क्या लगता है बसपा के जो वोट बैंक है वो किधर बढ़ गए? क्योंकि बसपा तो सक्रिय इस टाइम बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है, तो उनका वोट बैंक कहाँ बढ़ गया? क्योंकि दलित और जो पिछड़े समाज की राजनीति करती थी, मुसलमानों की राजनीति करती थी, वो पूरा बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दलित बीजेपी की तरफ चले गए, कुछ सपा की तरफ चले गए हैं, मुस्लिम सारे सपा की तरफ चले गए हैं, तो आजाद समाज पार्टी की तरफ कौन आया? दरअसल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी हवा बनाई गई थी कि एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, तो ये एक बड़ी गोलबंदी हो गई और जनता पूरी तरीके से इसमें गुमराह हो गई। वो पसंद हम लोगों को कर रही है, वो क्यों नहीं पसंद करेगी? उनके बीच में लगातार हैं हम लोग। जब वोट देने की बारी आई तो जनता को ये लगा कि इस समय जो है बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को जिताने के लिए जो करना पड़ेगा वो उसने किया। तो इस वजह से समाजवादी पार्टी को भी बहुत अच्छा वोट मिला। मगर वो जो चूक गए, जो वोट परसेंटेज है CSDS के डेटा के हिसाब से, चंद्रशेखर भाई को, आज़ाद समाज पार्टी को जो गठबंधन में उन्होंने नहीं शामिल किया, तो कभी उनके किसी प्रवक्ता से पूछिएगा नेता प्रतिपक्ष होने में और मुख्यमंत्री होने में क्या फ़र्क है। वो फ़र्क चंद्रशेखर आज़ाद है, और यही फ़र्क है। उनसे पूछिएगा आप, किसी दिन कोई आए समाजवादी पार्टी वाले, उनके बड़े बड़े कद्दावर नेता यही बात कहते हैं जी। आजाद समाज पार्टी कितना है, आजाद समाज पार्टी और सपा दोनों में कुछ नजदीकियां हुई थी बीते चुनाव के दौरान, लेकिन बात नहीं बन पाई, नाराजगी भी हो गई। इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर दोनों साथ आ जाते तो कैसा माहौल रहता, क्या फर्क आता राजनीति में? राजनीति में हमेशा 1 और 1 11 होते हैं जी। सिंगल रहेंगे तो 1 रहेंगे, सब लोग मिल करके जाएंगे। देखिए बीजेपी ने इस तरीके से इस देश के संसाधन पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, इस तरीके से कब्जा कर रखा है कि उसको हराने के लिए जो संविधान बचाने वाले लोग हैं उनको साथ में आना पड़ेगा। और ये बात अखिलेश जी शुरू में समझे थे, उन्होंने बहुत अच्छे हिसाब से डील किया था, सब कुछ हो गया था फाइनल। मगर आखिरी में पता नहीं किसने क्या समझा दिया या उनके जहन में क्या बात आ गई कि उन्होंने दलितों का वोट तो लेना पसंद किया, चाह रहे थे कि दलितों का वोट मिल जाए, मगर दलितों का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। वो नहीं चाहते थे कि कोई उत्तर प्रदेश में एक और चेहरा उभर करके आए। और चंद्रशेखर भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। वो जब फलक पे आते हैं, पटल पे आते हैं, तो आप लोग प्रोग्राम कवर करते हैं, आप जानते हैं उनको, कॉन्क्लेव्स वगैरह में सब जगह करते हैं,
कि उनका एक अलग स्टाइल है, और स्टाइल कैसे होता है वो अंदर से निकलता है। अभी आपने एक चीज कही कि अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं कर दलितों का नेतृत्व जी। ये तो माना जाता है कि दलितों और मुस्लिमों की वो राजनीति करते हैं, एमआई फैक्टर पे खास तौर से चलते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो नेतृत्व दलितों का स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नेतृत्व और साथ जो भी दलित का चेहरा उभर करके आया जी है ना, उसका साथ, चंद्रशेखर आजाद जी से बड़ा युवा यूथ आइकॉन आज दलितों में कौन है? वोट तो चाहिए था अखिलेश जी को, मगर अब उसके साथ उनको चेहरा नहीं चाहिए था जी। उनको लग रहा था कि नैया ऐसे पार हो जाएगी। तो अब दलित बहुत समझदार हो गया है। उन्होंने इस चुनाव में पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बता दिया कि आप अगर हमारे नेता की तौहीन करेंगे तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो पूरा डेटा निकल करके आया। तो दोनों पार्टी के साथ ना आने से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, सपा को या आजाद पार्टी को? जनता को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता। आप देखिए क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, बेरोजगारी एकदम चरम पर है। आज आप पहले का दौर देखिए कि पहले भी खूब मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सभी हर समय रहे हैं मुख्यमंत्री, रहे हैं, सारी सरकारों के रहे हैं, यही भाजपा के भी रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी रहे हैं मुख्यमंत्री, माननीय बहन जी रही हैं, मुलायम सिंह जी रहे हैं, और नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी भी रहे हैं। मगर कोई भी मुख्यमंत्री पंप ऑपरेटर की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर पंडाल में नहीं बंटवाया। पंडाल में कोई भी मुख्यमंत्री पुराना जितना भी था उसने कभी किसी को पंडाल में पंप ऑपरेटरों की नौकरी नहीं अपॉइंटमेंट दिया। क्यों? क्योंकि उनका ये संवैधानिक कृत्य है, काम है। उनको अगर जनता ने बिठाया है तो वो रोजगार के लिए बिठाया है, वो एहसान नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए अगर वो नौकरी दे रहे हैं, एक तो नौकरियां दे नहीं रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, वो उसमें भी एकदम शोबाजी, एक इवेंट बनाना, जो बीजेपी की खासियत है। मोदी जी उसमें माहिर है, अब योगी जी भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। छोटे से छोटे काम को पूरी तरीके से शोबाजी में लपेट देना। और इसका एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने शिखा जी आपसे 100 रुपए लिए, चुप्पे से ले लिया कहीं कोने में, और उसके बाद जब मजमा लग जाता है 200-250 लोगों का, उसके बाद मैंने अपनी जेब से निकाल करके आपको वो पैसे वापस कर दिए, तो लोगों को क्या लगेगा कि सौरभ किशोर ने 100 रुपये शिखा जी को दिए। मगर असली बात क्या थी कि जो आपने पैसा दिया था वो मैंने लौटाया। तो बीजेपी की प्लानिंग यही है, जनता को महसूस ही नहीं होने देते हैं वो लोग कि ये उनका राइट है। अगर वो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, अगर वो रोजगार नहीं दे रहे हैं तभी तो अनाज दे रहे हैं वो। अगर हम लोग अनाज, फ्री अनाज, इतना सब वर्डिक्ट आ रहे हैं, उस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर हम लोग फ्री अनाज के फेवर में नहीं है, हम लोग नौकरी के फेवर में हैं। आपने सभी मुख्यमंत्रियों की बात करी, मतलब जो आपकी पार्टी वो सबसे ज्यादा नाखुश बीजेपी और मुख्यमंत्री से है। आप ये देखिए ना कि हमने बात इसलिए करी कि एक वो होता है ना कि एक सिमिली एस्टैब्लिश करने के लिए मुख्यमंत्री 5 केडी में वो भी रहते थे, पहले वाले भी, ये भी रहते हैं वो, मगर हर चीज़ को इतना एम्पलीफाई कर देना, छोटी सी जैसे माइक उसके लेंस से आप देखिए ना छोटी सी चीज़ को जी, तो वो उस तरीके से योगी जी की कार्यशैली है कि छोटी सी छोटी चीज़ को एकदम एम्पलीफाई करके उसको एक इवेंट में बना देना। आप ये बताइए कितने यहाँ पे एक्सपो लगे, कितना वो क्या कहते हैं इन्वेस्टर समिट हुए, इन्वेस्टमेंट कहाँ गया, नौकरियाँ कहाँ गई? अगर कोई चीज़ आ रही है, सरकारी पैसा खर्चा हो रहा है उस पर, रातों रात पेड़ पौधे उठा उठा करके लाए जाते हैं, उसका खर्चा, स्ट्रीट लाइटिंग लगाई जाती है, उसका खर्चा, यानी कि हमारा आपका जो टैक्स पेई है उसका खर्चा हो रहा है किसी समिट को कराने में, कम से कम उतना पैसा तो मिल जाए वहाँ से। नौकरियाँ कहाँ हैं? तो मतलब सरकार नौकरी नहीं दे रही हो, और सबसे ज्यादा नाराजगी मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री की गलती है। भाई जाहिर सी बात है, उनको जनता ने चुना है, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अभिभावक हैं, और इसके पीछे हम बता दें एक साजिश है। जो आरएसएस का एक पैटर्न होता है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट ने जो आज़ादी के बाद से तरक्की करी है उसका आप पैटर्न देखिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में जो लोग आगे वो तरक्की करे हैं। एक ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसकी स्थिति आज भी वैसे ही है, मगर जो कुछ लोग तरक्की कर गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की वजह से है। बिजनेस में अब ये नई पहुंच जाने लगी थी, तभी आरएसएस को लगा कि अगर वो लोग अभी इस पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, एक कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी उपक्रम, ना रहेगी सरकारी नौकरियां, ना रहेगा सरकार दलितों का आरक्षण,
तो इससे तो अन्य वर्ग को भी तो नुकसान होगा। आप कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है और मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सीधे तौर पे दलितों का नुकसान चाहते हैं। सीधा सीधा आप डेटा के हिसाब से बात करिए ना। शेड्यूल कास्ट की तरक्की सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिए, जो राइट्स दिए, उसके माध्यम से हुई। तो उनकी तरक्की से ही बीजेपी को असली जलन है। वाल्मीकि समाज जो जिनको सफाई का जिम्मा मिला है, जिम्मा दिया जाता है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वो आज भी सफाई में लगे हुए हैं। उनको क्यों नहीं उठा करके ऊपर लाया जा रहा है? आज भी वो गटर में उतर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। तो उसके लिए सरकार क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? माननीय मोदी जी चुनाव के समय तो वाल्मीकियों के पैर धो करके वो रखते हैं, साथ में पैर पोंछते हैं उनके, मगर जब कोई वाल्मीकि गटर में मर जाता है सफाई करते करते, तो एक क्रेडिट भी नहीं उनके अकाउंट से होता है, मिलना तो दूर की बात है। तो आप देखिए, राजनीति उनकी दिखती कुछ है, होती कुछ और है। जैसे कहा जाता है कि निशाना अक़लियत पे है, मुसलमानों पे है, मगर हम यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से कि निशाना भले ही लगे कि मुस्लिम समाज है, मगर असल निशाना जो है दलित समाज है। तो दलित समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? अभी तक के कौन से मुख्यमंत्री सबसे बेहतर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया दलितों के लिए? दलितों के रेजिम में पहले मुख्यमंत्रियों ने कुछ कुछ गुंजाइश रही, काम हुए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ जी। पहले काम हुए हैं, मगर जिस पैमाने पे होना चाहिए उस पैमाने पे काम नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग की ज़रूरत पड़ी है। और आज़ाद समाज पार्टी पूरा एक पढ़े लिखे नए लड़कों का, लड़कियों का, नौजवानों का एक संगठन है। आपको वहाँ पे कोई भी व्यक्ति XYZ आपको ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी दलितों के लिए काम करती है, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद कहीं पहुंचते हैं तो उनसे पहले पुलिस पहुंच जाती है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, एक तो दलितों के लिए सिर्फ काम नहीं करते हैं, काम करते हैं पूरे बहुजन समाज के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए। और किसी भी समाज की बहन के साथ कोई अत्याचार होता है तो वहाँ पे हमारे नेता जाते हैं, हम लोग जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और पुलिस अब बात ये है ना कि चंद्रशेखर भाई जब जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से कनेक्ट पैदा होता है। वो उन्हीं के साथ बैठ करके खाते हैं, उन्हीं के आंसू पोंछते हैं, उन्हीं के मतलब दर्द उनसे साझा करते हैं। तो इस वजह से सरकार को डर लगता है कि यार ये सिंपैथी जो है ना पैदा कर ले जाए और ये सेंटिमेंट्स हमारे विरुद्ध ना हो जाए। हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में यही हुआ था। सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई थी। वो दिल्ली से बस से गए थे, उनकी गाड़ी रोक ली गई थी। उनको पहले भनक लग गई थी कि गाड़ी रुकेगी, उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था, तो वो बस से पहुँचे थे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? वो मोटरसाइकिल से गए थे, हमने खुद मोटरसाइकिल चलाई थी उनकी, बैठे थे वो, करीब 5.5 घंटा हम लोगों को लगा था। मतलब जिस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, पूरा विपक्ष लगाता है कि कोई भी अगर शक्तिशाली होने लगता है, जनता की नजर में आने लगता है तो कानूनी कार्रवाई होती है, वही चंद्रशेखर पर भी लागू होता है। एग्जैक्टली, ये सबके साथ हुआ है। चाहे आप पुराने नेताओं को आप देख लीजिए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे लोहिया हों, चाहे JP हों, चाहे नेताजी हों, चाहे बहन जी हों, चाहे कोई भी नेता हो जो ज़मीन से उठता है ऊपर, उसके खिलाफ मुकदमे लगाए जाते हैं परेशान करने के लिए। चंद्रशेखर भाई का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है जी, उनको विदेशों से कॉन्क्लेव में बुलाया जाता है। अभी टाइम्स मैगजीन ने उनको विश्व के 100 उभरते हुए नए नेताओं की श्रेणी में रखा था, युवा नेताओं। भारत से इकलौते वही थे जी। 3 भारतवंशी थे उनके अलावा, मगर भारत से इकलौते वही थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनको बुलाया गया था वहाँ पे। अमेरिका सरकार जारी नहीं करती है पासपोर्ट, कहते हैं कि आपके खिलाफ वो देशद्रोह का चार्ज, वो राजद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। तो 2024 के लिए विपक्ष एकजुट कैसे होगा? क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर ने पहले सपा से नजदीकी बढ़ाई लेकिन बात नहीं बनी, मायावती से भी कहीं ना कहीं कटे हुए नजर आते हैं, मतलब वो तालमेल नहीं है। आप भले ही कहें कि सम्मान बहुत है, तो विपक्ष एकजुट कैसा होगा? क्योंकि अब कोशिश है कि विपक्ष एकजुट हो और बीजेपी को हटा सके, तो चंद्रशेखर इसके लिए क्या कदम बढ़ाएंगे? बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा और बीजेपी के विरुद्ध एक बहुत बड़ा गठबंधन बनेगा, बहुत मजबूत गठबंधन बनेगा। और जो पहले के लोगों से जो गलतियां हो गई 22 में, वो बिल्कुल नहीं दोहराई जाएगी। और बीजेपी को इस बार बहुत परेशानी आने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे कार्यक्रम में मुखरता से अपने हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज हमारे साथ सौरभ किशोर जी, जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री, हमारे साथ जुड़े थे। चक्रव्यूह के सवालों का उन्होंने मुखरता से जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि भविष्य में क्या छुपा है, आजाद समाज पार्टी किसकी तरफ जाती है और किस तरह से राजनीति में बड़ा बदलाव लाती है।